मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है। मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदा तत्पर रहूंगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ तथा सुंदर भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद। आज से हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं? संविधान, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। ये हमारे जो है सिलेबस में है। किसी भी परीक्षा के सिलेबस में जो है इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, दो चीज़ है इसमें, संविधान भी है और राज्य व्यवस्था भी है। संविधान और राज्य व्यवस्था। तो ये दो चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे इसमें। दोनों में थोड़ा सा बेसिक अंतर है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। देखो, पॉलिटिकल साइंस जो है अलग चीज़ हो गया। यहाँ पर हम लोग पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? संविधान और राज्य व्यवस्था। ठीक है। जो पॉलिटिकल साइंस होता है वो क्या है? वो राज्य व्यवस्था को संचालित करने के सिद्धांतों का एक पुलिंदा है। ठीक है। उसमें सिद्धांत होते हैं कि किस तरीके से जो है किसी राष्ट्र का राज संचालित होगा। तो वो पूरा एक तरीके से समझ लो सिद्धांतों का एक जो है पुलिंदा है। लेकिन यहाँ पर हम लोग उन सिद्धांतों का नहीं अध्ययन करते हैं। जीएस में हम लोग अध्ययन करते हैं राज्य व्यवस्था और संविधान का। ठीक है। तो दोनों शब्दों में बेसिक अंतर है। लोग खाली इससे परिचित होते हैं, संविधान से। लेकिन राज्य व्यवस्था भी ज़रूरी है, क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी आता है, संविधान से तो आता ही है। ठीक है। इसीलिए कोई भी जो कंपटीशन का आप सिलेबस उठा के देखोगे तो वहाँ कंप्लीट लिखा रहता है संविधान और राज्य व्यवस्था। ठीक है। दोनों से प्रश्न बनाए जाते हैं और इसका मतलब हर परीक्षाओं में बहुत स्कोरिंग नंबर इसके आते हैं। अगर हम पीसीएस वगैरह की परीक्षा या सिविल सर्विसेज की परीक्षा की बात करें तो उसमें 15 से 20 प्रश्न इससे रहते हैं, पॉलिटी से, राज्य व्यवस्था और कॉन्स्टिट्यूशन से जो है, संविधान और राज्य व्यवस्था से 20 तक प्रश्न आ जाते हैं किसी किसी समय। 15 से 20 की 20 ये जो है एवरेज रहता है, कभी 15, 14, 18, 20 इस तरीके से। तो ऐसे छोटी परीक्षाओं में भी जो है इसका एक अच्छा खासा जो है एक भूमिका रहती है। तो इसलिए, और ये बहुत सरल भी है, संविधान को समझना बहुत सरल भी है। तो इसलिए इसको अच्छी तरीके से समझ करके, सीख करके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हम सही कर सकते हैं अपनी परीक्षा में। ठीक है। ये भी एक तरीके से संविधान भी ऐसा नहीं कि जो है फैक्ट से भरा हुआ है, ये भी एक सैद्धांतिक पक्ष जो है, सिद्धांत है, इसका एक कंसेप्ट है। तो कंसेप्ट के रूप में इसको हम लोग समझेंगे। अब इमेजिन करो कि हम लोग जो है आज़ाद हो चुके हैं। ठीक है। अभी इसीलिए मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म किए थे, बस उसी से लग गया है। उसके पीछे ही जो है हमने वहाँ पढ़ा था कि जो है आज़ादी मिलने से पहले जो है भारत में संविधान बनना शुरू हो चुका था। ठीक है। संविधान बनना शुरू हो चुका था, जिसकी पहली बैठक होती है 6 दिसंबर 1946 को। 6 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है संविधान सभा की। ठीक है। तो अब ये मान लो हम लोग आज़ाद हो चुके हैं, अभी संविधान पूरी तरीके से बन नहीं गया है, संविधान पूरी तरीके से बना नहीं है। ठीक है। तो संविधान उधर बन रहा है, संविधान जब बन जाएगा तभी तो पढ़ेंगे। अभी ये इमेजिन करो कि हम लोग आज़ाद हो चुके हैं, 15 अगस्त 1947 का दिन है, हम लोग आज़ाद हो चुके हैं, क्योंकि आज़ादी तक पढ़ चुके हैं तो आज़ाद हो चुके हैं। और संविधान बनाने के लिए अभी संविधान सभा जो है काम कर रही है, जिसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। तो संविधान बना रहे हैं, तो संविधान बन के आ जाएगा, उसके बाद हम लोग संविधान को बारी बारी से पढ़ेंगे। तो वो कल आ जाएगा पुलिंदा संविधान का बन करके। ठीक है। तो आज हम लोग जो है यहाँ पर मतलब विषय प्रवेश कराते हैं, मतलब क्या पढ़ना है हमको और इन दोनों में बेसिक अंतर क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग समझेंगे, सीखेंगे। किसी भी सब्जेक्ट को समझने से पहले, पूरा समझने से पहले उसके विषय प्रवेश की आवश्यकता होती है ना, एक तरीके से क्या कह सकते हो, मतलब द्वार। तो उसके द्वार में हम लोग प्रवेश करेंगे हर सब्जेक्ट का। यही मेरा फंडा यही है, किसी भी सब्जेक्ट को जब चेंज करते हैं पढ़ाने के लिए तो पहले उसकी समझ विकसित करनी ज़रूरी है बच्चों के बीच में।
तो एक बेसिक समझ, इसलिए आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे बेसिक समझ विकसित होगी आपकी जो है कि जो है ये संविधान है क्या, ठीक है, जो है एक वास्तविक रूप से, और राज्य व्यवस्था क्या है। तो पहले हम बात करेंगे संविधान की। संविधान की बात करेंगे। देखो हमेशा मैंने बताया है किसी भी चीज़ को पढ़ना है तो उस शब्द को बाखूबी तरीके से समझना आवश्यक रहता है। संविधान, इसमें विधान शब्द लिखा है ना, विधान का मतलब क्या होता है? नियम कानून। विधान का मतलब क्या होता है? नियम कानून भाई। और देखो अब एक घर से लेकर एक घर, परिवार को ले लो, एक घर में परिवार रहता है, तो उस परिवार को संचालित करने के लिए भी कुछ ना कुछ नियम कानून कायदे होते हैं, विधान होते हैं, ठीक है। अब वो विधान चाहे किसी कागज़ पे मुखिया ने लिख रखे हों, चाहे मुजबानी ऐसे ही चल रहा हो काम परंपरा के रूप में। मतलब मान लो मोस्टली क्या होता है, घर में मुखिया जो है दादा बाबा को बना देते हैं, जो घर का बुजुर्ग। पहले तो मुखिया बनाया जाता था, अब तो वो सब सिस्टम लोप हो गया क्योंकि परिवार का कंसेप्ट ही खत्म हो गया। अब परिवार रह कहाँ गया है? पहले परिवार एक बड़ा सा परिवार होता था जिसमें चाचा चाची, ताऊ ताई और उनके लड़कों के लड़के, मतलब एक तरीके से दादा परदादा तक के पूरा फैमिली होती थी पहले। तो अब वो सिस्टम ख़त्म हो गया। तब उस समय ये होता था कि मुखिया बनाया जाता था घर में, कि एक बुज़ुर्ग व्यक्ति जो होगा मोस्टली मुखिया होगा, और वो हर मतलब बातों पर जो है लोगों को सुनेगा और फिर जो निर्णय देगा परिवार में कि किसको कहाँ भेजना है, शादी कहाँ करनी है, ठीक है। तो वो मुखिया निर्णायक रूप से अपनी बात रखेगा, उसके बाद में उसकी बात मानी जाती थी। तो वो वहाँ भी देखा हमने ना, वहाँ भी एक शासन की झलक दिखाई दे रही है हमको, परिवार में भी। तो ऐसे ही यहाँ पर जो संविधान की बात करेंगे तो संविधान एक्चुअली क्या है? देश को संचालित करने का एक विधान है। पूरे देश को संचालित करने के लिए नियम और कानून बनाए गए हैं, नियम और कानून बनाए गए हैं। तो वही है संविधान। यानी संविधान क्या है? मतलब किसी राष्ट्र को, किसी राज्य को संचालित करने के लिए बनाए गए नियम और कानून, वो क्या है? संविधान है, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हो कि जो है राष्ट्र को संचालित करने के लिए, राष्ट्र को संचालित करने के लिए, अब यहाँ हम जो है उसकी बात कर रहे हैं। संविधान तो सबका एक संस्था का भी होता है, तो राष्ट्र की जगह आप राष्ट्र संस्था कुछ भी लिख सकते हो, राष्ट्र ऑब्लिक संस्था भी लिख सकते हो। तो राष्ट्र या संस्था को संचालित करने के लिए बनाए गए नियम, कानून और परंपराएं, ठीक है, ये सब जो है संविधान के अंतर्गत आता है। अब देखो परंपरा, इसमें शब्द मैंने जोड़ दिया है। नियम कानून तो बनाया जाता है, ये तो पता है, लेकिन परंपराएं जो है बनती थोड़े नहीं, बनाई नहीं जाती हैं। परंपराएं तो विरासत में हमको मिलती हैं। जैसे घर में मुखिया बुजुर्ग होगा तो एक परंपरागत बात है, ये परंपरा से चली आई है कि घर का मुखिया बुजुर्ग ही होगा, रहेगा। तो एक परंपरा में चली आई। जैसे राजशाही परिवार में क्या होता है, राजा जो होता है, राजा का बेटा राजा होगा, फिर उसका बेटा राजा होगा। तो ये परंपरा से चली आ रही है। ये कहाँ से चली आ रही है? परंपरा से। और परंपराओं से ही शासन संचालित होता रहा है। जब संविधान इस तरीके से नहीं था, ये संविधान तो मतलब नियम कानून जो नए बनाए गए हैं इस तरीके से, ये तो मॉडर्न इरा का समय है। मॉडर्न समय में संविधान इस तरीके से बनाया गया है, ठीक है। नहीं तो इसके पहले परंपराओं से ही शासन होता था। तुमने एक मूवी देखी होगी भल्लाल देवाली, बाहुबली, जिसमें शिवगामिनी देवी कहती है कि मेरा वचन ही शासन है, मेरा वचन ही शासन है, ठीक है। तो वो वहाँ से क्या चीज़ झलकता है? उसके डायलॉग से ये झलकता ना, परंपरा। उसके डायलॉग से परंपरा झलकती है ना, कि मेरा वचन ही शासन है। अर्थात वचन का मतलब क्या हो गया कि जो है, जो कुछ मैंने बोल दिया वही शासन होगा, वही अंतिम वाक्य होगा, उसको माना जाएगा। तो कहीं कुछ लिखा, मतलब कहीं नियम कानून तो था नहीं उसका, लेकिन उसने बताया कि मेरा वचन ही मेरा शासन है। तो ये परंपरा हो गई ना। तो पहले कानून नियम देश को चलाने के लिए परंपराओं का अहम रोल था, और परंपराएं अभी भी हैं। ऐसा नहीं कि नियम कानून जो है हमारे जो है संविधान सभा ने नियम कानून बना दिए तो परंपराओं को भूल गए हैं। परंपराओं का भी समावेश किया जाता है। परंपराएं आपको देखने को मिलेंगी। जैसे किसी को अगर अध्यक्ष बनाना है किसी संस्था का, किसी संगठन का, तो वहाँ पर वरिष्ठता वगैरह देखी जाती है। तो ये परंपरा से चली आ रही है। बहुत उसके अंदर टैलेंट हो किसी बच्चे के अंदर, लेकिन देखा जाता है कि
वरिष्ठ व्यक्ति जो है एक सम्मान के दृष्टिकोण से रखते हुए किसी संस्था का अध्यक्ष बना दिया जाना, तो ये एक परंपरा से चली आ रही है ना। तो बहुत सारी चीज़ें आपको संविधान में परंपरागत बातें भी देखने को मिलेंगी जो परंपराओं के माध्यम से संचालित की जाती हैं। तो संविधान जो है, अब ये संविधान है क्या, जो है एक किताब है। संविधान क्या है? एक किताब है। भारत की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे संविधान लिखित भी होता है और अलिखित भी होता है। संविधान जो है लिखित और अलिखित दोनों प्रकार का होता है। जैसे भारत और अमेरिका का संविधान क्या है? लिखित है। भारत का संविधान लिखित संविधान है, जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। हमारे संविधान निर्माताओं ने दुनिया को खंगाल डाला पूरा संविधान को बनाने के लिए, तब बनाया है और इसलिए सबसे बड़ा संविधान बन गया। और इंग्लैंड का संविधान अलिखित है। अलिखित है मतलब किताब की तरीके से उसको कंपाइल नहीं किया गया है कि हर बातें जो है लिख दी गई हैं एक किताब बना करके, वहाँ नहीं की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं तो उन बातों का जिक्र होगा, ऐसा नहीं है। अलिखित का मतलब ये नहीं कि पूरी तरीके से लिखा ही नहीं गया है। भाई वहाँ के न्यूज़पेपर में, पत्रिकाओं में छपता होगा कानून के बारे में, वहाँ के सिद्धांतों, वहाँ के शासन सत्ता के बारे में, तो लेकिन इस तरीके से एक जगह कहीं रख करके लिख करके नहीं रखा गया है इंग्लैंड के कानून को। तो प्रश्न कभी कभी आता है कि इंग्लैंड का कानून कैसा है, इंग्लैंड का संविधान कैसा है? तो अलिखित संविधान है। इंग्लैंड का संविधान कैसा है? अलिखित संविधान है। भारत जैसा लिखित नहीं है। लेकिन वहाँ देखो, अब परंपराओं के हिसाब से वहाँ शासन होता है। कानून नियम तो है ही हैं, परंपराएं भी हैं। जैसे वहाँ पर अभी जो है गणराज्य व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर राष्ट्रपति नहीं होता है जो चुनकर आएगा। वहाँ पर क्या होता है? राजा होता है या महारानी होती है, सम्राट होता है या महारानी होती है। ठीक है, तो वो अब राजा में क्या है? राजा का बेटा राजा होगा। तो ये परंपरागत तो है, परंपरा से चली आ रही है, तो परंपराओं को ध्यान में रखा गया है और देश को चलाने के लिए जो है नियम कानून बनाए गए होंगे। तो इस तरीके से जो है संविधान जो है, अब भारत की अगर बात करें तो भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। जिस तरीके से एक किताब हम पढ़ते हैं, उसी तरीके से संविधान को हमें जो है देखना होगा, पढ़ना होगा। किताब में क्या क्या बातें होती हैं, जैसे मान लेते हैं एक बुक किसी की भी जो है कोई जैसे ज्योग्राफी है, तो भूगोल की किताब जब हम लेते हैं तो सबसे पहले उसके ऊपर जैसे मान लेते हैं भौतिक भूगोल की किताब हम लेते हैं, तो उसमें क्या लिखा रहता है? भौतिक भूगोल। क्या लिखा रहता है? भौतिक भूगोल। इस किताब के ऊपर लिखा रहेगा भौतिक भूगोल। तो अब जो हम किताब पढ़ेंगे उसमें क्या लिखा है? संविधान। उस किताब में क्या लिखा रहेगा? संविधान। अब इस भौतिक भूगोल की किताब को जब हम पलटते हैं पन्नों को, तो फिर पहले इंडेक्स दिखाई देता है, ठीक है, और उसमें फिर कुछ पेजेस होंगी, कुछ चैप्टर्स होंगे, अध्याय होते हैं, और वो अध्याय कुछ पेजेस के अंदर होते हैं। तो ऐसे ही हमारा संविधान जो है वो कुछ भागों में बटा हुआ है। संविधान, जब आप संविधान की पुस्तक खोलोगे, ये मान लेते हैं एक पुस्तक है जो संविधान है के नाम से जानी जाती है, ठीक है, ये संविधान लिखा हुआ है, भारतीय संविधान। अब इस पुस्तक को खोलोगे तो जो पहला अध्याय जैसे भौतिक भूगोल का पहला अध्याय हमने खोला, तो ऐसे ही इसका भी पहला अध्याय खुलेगा, जिसको यहाँ पर अध्याय न कह करके क्या कहा गया? भाग कहा गया है। क्या कहा गया है? यहाँ भाग कहा गया है। भौतिक भूगोल में खोलेंगे तो कहेंगे अध्याय है, और संविधान का जब हम चैप्टर खोलेंगे तो कहेंगे भाग। तो यहाँ पर भाग पता है 1 से लेकर के 25 तक भाग है। मूल संविधान जब बनाया गया था तो 22 भाग थे, नंबर बढ़ा दिए गए हैं 25, लेकिन संख्या लास्ट भी आज भी 22 ही है। उसमें जोड़ दिया गया है ABC, ठीक है, इस तरीके से। तो गिनती में कितने हो गए? 25 हो गए, 1 से लेकर के 25 तक। अब हर भाग का, जैसे मान लो भाग नंबर जो है 1, तो भाग नंबर एक उदाहरण बता रहा हूँ, आगे फिर हम गहराई में पढ़ेंगे। अभी संविधान का एक झलक दिखा रहा हूँ। तो भाग नंबर अर्थात अध्याय नंबर 1 में कोई ना कोई चैप्टर का नाम होगा कि नहीं होगा? जैसे भौतिक भूगोल हम खोलते हैं तो पहला चैप्टर आ जाता है क्या? पहला चैप्टर में रहता है कि जो है भौतिक मतलब विषय प्रवेश, या इस तरीके से आ सकता है कि जो है विषय क्षेत्र, कुछ इस तरीके से चैप्टर होता है मतलब भौतिक भूगोल में। तो विषय क्षेत्र में पढ़ते हैं पहला चैप्टर। यहाँ पर भाग में हम क्या पढ़ते हैं? भाग में पहला चैप्टर जो खुलता है राज्य और संघ क्षेत्र के बारे में लिखा रहता है। पहला चैप्टर हमारा लिखा रहता है राज्य और संघ क्षेत्र, राज्य व संघ क्षेत्र, अर्थात भारत के राज्यों के बारे में चर्चा की गई है। भारत के राज्य और संघ क्षेत्रों के बारे में चर्चा की गई है कि कैसे राज्य बनेंगे, कैसे संघ क्षेत्र बनेगा। अब ये खाली ये तो चैप्टर का नाम हो गया, जो किस चैप्टर में है? 1 नंबर के चैप्टर में है, जिसको क्या कहा गया है? भाग कहा गया है, ठीक है। अब ये कुछ ना कुछ पेज मतलब जो अध्याय है ये किसी न किसी पेज तक तो होगा।
तो मान लेते हैं ये पेज नंबर 1 से लेकर 4 तक है, पेज नंबर 1 से लेकर के 4 तक है मान लेते हैं। तो अगर भूगोल की किताब खोलोगे तो वो पहला चैप्टर जो होगा 1 नंबर से लेकर 4 नंबर पेज तक होगा। तो यहाँ पर पेज नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पर इसको क्या कह दिया जाता है, अनुच्छेद। क्या कहा जाता है यहाँ पर, अनुच्छेद। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अनुच्छेद कहा जाता है। तो बस यही अंतर है किताब में और उनमें। यहाँ पर अध्याय को हम लोग क्या पढ़ेंगे, भाग पढ़ेंगे संविधान में। ठीक, और भाग हमारे 25 हैं और उसमें हर भाग के कुछ ना कुछ नाम होंगे, जैसे अध्याय के नाम होते हैं, चैप्टर्स के नाम होते हैं, ऐसे संविधान में हर भाग के कुछ ना कुछ नाम दिए गए होंगे। और वो जो चैप्टर्स होंगे वो चैप्टर कुछ ना कुछ पेज तक सीमित होंगे, जैसे कि अन्य किताबों में होता है। तो ऐसे ही उन पेज को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, अनुच्छेद कहते हैं। यानी इतनी संख्या के अनुच्छेद से लेकर के इतनी संख्या के अनुच्छेद तक इस चैप्टर की बातें लिखी गई हैं। ठीक है, जब मतलब चैप्टर, मान लो चैप्टर पता होगा और चैप्टर का जो है पेज नंबर भी पता होगा, तभी तो कानूनविद जो होते हैं, जो भी व्याख्याकार होते हैं, उसके तो आसानी से पलट लिए। ये किताब होती है, बेयर एक्ट रखे रहते हैं हमेशा संविधान वाली, जो भी मतलब कानून के ज्ञाता होते हैं या जज वगैरह होते हैं, उनके पास एक प्रति हमेशा रहती है जो है बेयर एक्ट की, संविधान की। ठीक है, तो वो उनको पता है कि फलाने अनुच्छेद में ये बात कही गई होगी, लेकिन हर चीज़ हमेशा याद नहीं होती। तो किताब खोल करके उस अनुच्छेद को गए, देख लिए, फिर से पढ़ लिए, रिवाइज हो गई कि अच्छा ये बात लिखी है। तो उसको हर तरीके से मतलब जो कानूनविद होते हैं अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर जो है यही चीज़ पढ़नी है। और इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, कुछ बातें किताब में इन अध्यायों में, इन अनुच्छेदों में नहीं सिमट पाती हैं, तो परिशिष्ट बना दिया जाता है किताबों में। क्या होती है किताबों में, परिशिष्ट। तो यहाँ पर परिशिष्ट की जगह अनुसूची दी हुई है। यहाँ पर क्या है, अनुसूची है। यहाँ पर हम लोग अनुसूची भी पढ़ते हैं। ठीक, अब अनुसूची में कुछ विशेष बातें लिखी गई हैं। तो अनुसूची पहले मूल संविधान में जो है 8 थी, अब 12 अनुसूचियाँ हो गई। अब कितनी अनुसूचियाँ हो गई, 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर संविधान में 3 चीज़ों को पढ़ना है, भाग को पढ़ना है और अनुच्छेद पढ़ना है और अनुसूचियों को पढ़ना है। ठीक, तो ये तो संविधान की बात हो गई। ये क्या हो गई, संविधान की बात, जो संविधान में हम जो है आगे आने वाले समय में इनको रटाते हुए चलेंगे, अनुच्छेद वाइज, भाग वाइज सारा रटाते हुए चलेंगे। और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जहाँ पर, उसको जो है ज़्यादा फोकस करेंगे। भाई मान लो 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, लेकिन आज के समय में 460 से अधिक अनुच्छेद हैं। तो सारा न ज़रूरत है याद करने की, हमको भी मतलब कोई वकील तो बनना नहीं है या कोई जो है कानूनविद तो बनना नहीं है। तो हमें तुम्हें क्या बनाना है, एक जो है मतलब इतना ज्ञान देना है कि परीक्षा में आप कर जाओ। ठीक है, तो सारे अनुच्छेद तो हमारे काम के नहीं हैं। तो जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद जहाँ से प्रश्न बनते हैं वो हम लोग करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और भाग सभी देखेंगे, अनुसूचियाँ सभी पढ़ेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा वो नहीं है, दिक्कत नहीं, तो सब याद होगा, बारी बारी से याद होता चलेगा। तो ये संविधान कुछ इसी तरीके से है, एक किताब के रूप में है जिसको हमें पढ़ना है। अब यहाँ किताब पढ़ाते चलेंगे आप लोगों को। ठीक, अब ये संविधान लिख तो दिया गया, संविधान को लिख तो दिया गया, लेकिन अब ये कैसे, मतलब मान लो लिख करके, किताब लिख करके रख दे यहाँ पर। ठीक है, किताब लिख करके जो है रख दिया जाए, फिर इसको कोई पढ़ाने वाला ना हो, उसको कोई व्याख्या करने वाला ना हो, तो स्टूडेंट फिर मनमानी करेंगे, अपने हिसाब से पढ़ेंगे, अपने हिसाब से व्याख्या करेंगे, फिर एग्जाम में अपने हिसाब से लिख के आएंगे। तो भाई जो संविधान लिख दिया गया है किताब में, तो उसको पढ़ाने वाला भी तो कोई होना चाहिए, धरातल पे जो है उसकी व्याख्या करने वाला भी कोई होना चाहिए। जो नियम कानून से बनाए गए हैं, उन नियमों कानून के आधार पर जो है शासन संचालित करने का कोई ना कोई होना चाहिए ना। तो उसे कहते हैं राज व्यवस्था। उसे क्या कहते हैं, राज व्यवस्था। तो दूसरा टॉपिक जो होगा हमारा राज व्यवस्था का होगा। अब ये राज व्यवस्था होगी। राज व्यवस्था का मतलब क्या होता है, जो कानून की बातें हैं, जो संविधान की बातें हैं, उन संविधान की बातों को व्यवहारिक धरातल पर जो है लागू करना। जो संविधान की बातें, जो संविधान में लिखा हुआ है, यानी संविधान में नियम कानून लिखे हैं, तो इन संविधान के नियमों को, संविधान के कानूनों को वास्तविक धरातल पर जो है इनको उत्कीर्ण करना, वास्तविक धरातल पर, यानी व्यवहारिक रूप में जो है लेके आना, वास्तविक धरातल पर, अर्थात व्यवहारिक रूप में लेकर आना। किसको, संविधान को व्यवहारिक रूप में कौन लेके आएगा, किसके अंतर्गत होगी, राज व्यवस्था के अंतर्गत। ठीक है, तो यही पॉलिटी है, यही क्या है, राज व्यवस्था।
संविधान तो एक सिद्धांत है, एक किताब है जिसमें सिद्धांतों का पुलिंदा दिया गया है, नियम सिद्धांतों का पुलिंदा दिया गया है। वहाँ बातें लिख दी गई हैं कि इस अनुच्छेद में ये बात लिखी गई है, इस अनुच्छेद में ये बात लिखी गई है। ठीक है, ठीक। तो लेकिन उसको वास्तविक धरातल पर कौन लेकर आएगा? राज व्यवस्था के अंतर्गत उसको लाया जाएगा। अब राज व्यवस्था जो है ये भी एक सिस्टम है, इसमें कुछ संस्थाएं होती हैं, उन संस्थाओं के माध्यम से जो है इन संविधान को जो है धरातल पर लागू कराया जाता है। अब वो संस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, तो संस्थाओं का यहाँ पर जिक्र करेंगे हम लोग। कुछ संस्थाएं होती हैं जो संस्थाएं जो है संविधान को वास्तविक धरातल पर लेकर आती हैं। ठीक, अब इस संस्था में बात करेंगे तो एक संस्था हो गई आपकी विधायिका। एक संस्था क्या होगी? विधायिका। विधायक से बना है विधायिका। विधायक कौन होते हैं? पहले जो जिनको हम चुन करके भेजते हैं, एमएलए जिसको कहते हो वो विधायक होते हैं, और केंद्र में भेजे जाते हैं वो एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद होते हैं। ठीक है, तो उसी से सबसे बना है विधायिका। एक संस्था होगी विधायिका, एक संस्था होगी कार्यपालिका, एक संस्था होगी कार्यपालिका, एक संस्था होगी न्यायपालिका। ठीक, ये तीन जो है लोकतंत्र के पिलर कहे जाते हैं। ये तीन क्या कहे जाते हैं? लोकतंत्र के पिलर हैं। यही तीन प्रमुख संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से जो संविधान है, संविधान को अमली जामा पहनाया जाएगा, धरातल पर उत्कीर्ण किया जाएगा, लागू किया जाएगा। लेकिन आज के समय में अगर हम मीडिया की बात ना करें तो ये सारी चीज़ें बेमानी होंगी। ठीक, तो चौथा पिलर क्या है? मीडिया है। चौथी संस्था जो है वो क्या है? मीडिया है। तो ये चार संस्थाओं के माध्यम से संविधान को धरातल पर जो है उत्कीर्ण किया जाता है, उसको लागू कराया जाता है, उसको अमली जामा यानी वास्तविक व्यवहारिक रूप में लेकर आया जाता है। ठीक, तो ये सब हम चारों चीज़ों को जब अध्ययन करते हैं तो किसके अंतर्गत आ जाता है? राज व्यवस्था के अंतर्गत। ठीक, लेकिन इन सारी चीज़ों का जिक्र कहाँ किया गया है? संविधान में। ऐसा नहीं है कि जो है ये मनमानी तरीके से संस्थाएं जो है कार्य करेंगी। सब कुछ संविधान में लिख दिया गया है कि विधायिका का गठन कैसे होगा, कार्यपालिका का गठन कैसे होगा, सब हमको संविधान के अंतर्गत ही पढ़ना है। लेकिन संविधान को, अब संविधान के अंदर लिखित बातों को वास्तविक धरातल पर लेकर आएगा कौन? ये सारे पिलर्स, मुख्य रूप से ये तीन जो है पिलर्स। इसीलिए लोकतंत्र के ये तीन क्या होते हैं? स्तंभ हैं। लोकतंत्र के तीन स्तंभ कौन कौन से हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक, अब विधायिका का जो काम होगा वो विधान बनाने का काम होगा। विधायिका का काम क्या होगा? विधान को बनाने का। विधान मतलब नियम को, इसीलिए इसको विधायिका कहा गया है। अब विधायिका दो प्रकार की होती है। विधायिका दो क्या तीन तरीके की विधायिकाएं होती हैं। जैसे एक तो आपका संघ की विधायिका, एक राज्यों की विधायिका और एक स्थानीय विधायिका। एक कौन सी विधायिका होगी? स्थानीय विधायिका। तो तीन विधायिकाएं देखने को मिलती हैं, संघ की, राज्य की और स्थानीय। संघ मतलब केंद्र की विधायिका को हम लोग संसद के रूप में पढ़ते हैं, राज्य की विधायिका को हम लोग विधानमंडल के रूप में पढ़ते हैं, और स्थानीय विधायिकाएं जो होती हैं स्थानीय स्वशासन जिसको कहते हैं। स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कौन था? लॉर्ड रिपन। कल तो पढ़े थे। स्थानीय स्वशासन का जन्म यानी स्थानीय स्वशासन कौन लेकर आया था? लॉर्ड रिपन लेकर आए थे। भारत का जो है उद्धारक किसने कहा था रिपन को? नाइटिंगेल फ्लोरेंस ने। तो स्थानीय स्वशासन ये भी कुछ कानून बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? नगर को चलाना है, इसमें भी स्थानीय स्वशासन दो प्रकार के होते हैं, ग्रामीण स्तर के और नगरीय स्तर के। नगर को संचालित करने के लिए तमाम प्रकार के कानून नियम नगर स्तर से बनाए जाते हैं। तो ये सब मिल करके अपना अपना क्या बनाते हैं? संघ के संसद जो बनाएंगे कानून वो पूरे देश में लागू होगा। राज्य की जो विधान परिषद बनाएगी वो उस राज्य के लिए होगा। हालांकि कोई संघ से अलग नहीं है, संघ से अलग हट करके कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता। अब मान लो उत्तर प्रदेश राज्य कहे हम ऐसा कानून बना देते हैं कि भारत से कोई मतलब ही नहीं रहे, तो ये अलग नहीं जा सकते हैं, क्योंकि भारत जो है क्या है? यूनियन है, राज्यों का संघ है, फेडरेशन नहीं है। एक होता है कन्फेडरेशन, एक होता है फेडरेशन, एक होता है यूनियन। फेडरेशन और यूनियन दोनों की हिंदी संघ होती है। ठीक है, कॉन्फेडरेशन को परिसंघ बोलते हैं। कन्फेडरेशन बहुत लचीला होता है, उसमें कभी भी जो है कोई भी संघ जो है क्षेत्र अलग हो सकता है। ठीक है, जैसे परिसंघ, मराठा परिसंघ था नहीं, प्राचीन समय की बात करें
जो हमारे यहाँ राज्य संचालित होते थे परिसंघों में। कुछ लोग जैसे मुगल्स की भी बात करें, जब मुगल सत्ता जो है उसके अंदर शासक थोड़ा सा शक्तिशाली रहे, तब तक तो पूरा परिसंघ एक, भारत एक रहा। जैसे ही औरंगजेब मरा, सारे परिसंघ क्या हो गए, उधर हैदराबाद अपना अलग हो रहा है, उधर जो है नवाब उसका जो है अवध अलग हो गया, उधर बंगाल अलग हो गए, सब अलग होते चले गए। तो उसमें कोई नियम कानून नहीं था अलग होने का, तो वो परिसंघ थे, वो क्या थे, परिसंघ थे, तो वो अलग हो जाते थे। और जो फेडरेशन होता है, जैसे आपका यूएसएसआर वगैरह, ये क्या थे, फेडरेशन थे, ये भी अलग हो गए। अमेरिका एक फेडरेशन है, अमेरिका क्या है, एक फेडरेशन है, राज्यों का संघ है वो भी है, लेकिन भारत जैसा नहीं है। वहाँ पर कुछ नियम कानून बना दिए गए हैं कि हम तुम्हारे साथ, यानी तब तक हम पूरे देश के साथ हैं, पूरे राज्य, जब तक हमारी ये चीज़ें जो है हमारे हिसाब से चलती रहेंगी। यानी वहाँ पर एक क्या रख दिया गया है, एक जो है शर्तें रख दी गई हैं कि इन शर्तों के आधार पे हम संघ में रहेंगे, नहीं तो अलग हो जाएंगे। लेकिन भारत जो है यूनियन है, भारत में कुछ नहीं सुना जाएगा जो है कि तुम्हारे लिए ये शर्त है। अगर ऐसी बात होती तो कश्मीर आज आज़ाद होता कि नहीं? कश्मीर को क्यों एक झटके में भारत के अंदर पूरा संविधान उसका ख़त्म करके अंदर ले आए? क्योंकि संविधान में ये बात लिखी हुई है कि तुम अलग नहीं हो सकते हो, ना अपनी अलग से आर्मी बना सकते हो, ना अपना अलग से कुछ। बस ये था कि जो है कश्मीर का एक मुद्दा ऐसा था तो उसका अपना एक झंडा था, ठीक है, और छोटा मोटा एक अपना उसका एक संविधान था, छोटा मोटा, ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन वो भारत से बाहर नहीं था। इसीलिए एक झटके में ही जो है उसको भारत का हिस्सा, अभिन्न हिस्सा बना दिया गया, उसको यूनियन टेरिटरी में बना, राज्य ही ख़त्म कर दिया। तो वही चीज़ होगा कि मतलब जब जो है मुद्दा ही ख़त्म कर दिया, राज्य को ख़त्म कर दिया, तो जो लड़ाई की मुद्दा था वही ख़त्म हो गया। अब राज्य ख़त्म, यूनियन टेरिटरी बन गया, संघ क्षेत्र बन गया। संघ पे शासन किसका होता है? केंद्र का होता है, केंद्र सरकार का होता है, तो फिर मुद्दा ही ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से जो है भारत अलग नहीं हो सकता है। भारत के राज्य अगर चाहें कि हम अलग जो है अपना कानून बना करके अलग हो जाए तो नहीं हो सकते। तो इसलिए जो है जो राज्य हैं ये कानून बना सकते हैं अपने राज्य को चलाने के लिए, कि रेवेन्यू जनरेट करना है, आय लाना है, तो एक नया कानून पारित करना पड़ेगा। तो ये सब कहाँ होंगी? राज्य की विधायिका में होंगी, राज्य की विधायिका, जिसको हम लोग विधानमंडल कहते हैं, जिसमें जो है विधान परिषद और विधानसभाएँ, कुछ राज्यों में विधान परिषद भी हैं, नहीं तो सभी राज्यों में ज़्यादातर विधानसभाएँ ही हैं। कुछ ही राज्य हैं जिनमें क्या है, विधान परिषद में, सब हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन संघ में जो संसद है, संसद वो 3 लोगों से मिलकर बनता है, ये भी 3 लोगों से। संघ में कौन कौन शामिल होता है, मतलब संसद में, संसद की बात करें तो संसद में जो है इसके 3 अंग होते हैं। एक तो उच्च सदन होता है जिसको क्या बोलते हैं, राज्यसभा, उच्च सदन होता है जिसको राज्यसभा बोलते हैं, और एक निम्न सदन होता है, निचला सदन, जिसको लोकसभा कहते हैं, ठीक। और एक होता है राष्ट्रपति, एक कौन होता है, राष्ट्रपति, ठीक। ये सब जो है क्या बनाते हैं, कानून बनाते हैं। चाहे यहाँ कानून का जो है विधेयक पेश किया गया हो, चाहे यहाँ पेश किया गया हो, दोनों जगह बहस होती है। उसे हम लोग आगे पढ़ेंगे किस तरीके से जो है कानून पारित होता है। दोनों जगह बहस होगी, जब दोनों जगह से पारित हो जाएगा तो फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, राष्ट्रपति अपना चिड़िया बैठाएंगे उस पर, और जब चिड़िया बैठा देंगे तो वही जो है विधेयक क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा, वही एक्ट बन जाता है। तो इस तरीके से ये कानून, लेकिन कानून किसके दायरे में बनाना है, संविधान। संविधान का अगर उल्लंघन कर रहा है कोई भी कानून, चाहे संसद बनाए चाहे राज्य की विधायिका बनाए, अगर उल्लंघन कर रहा है तो न्यायपालिका बैठी हुई है, न्यायपालिका देखेगी कि कानून संविधान का तो उल्लंघन नहीं कर रहा है। अगर उल्लंघन कर रहा है तो उसको तुरंत 0 कर देगी कि तुम्हारा जो कानून है वो शून्य नहीं माना जाएगा, आज से ही कानून तुम्हारा क्या हो गया, शून्य हो गया। तो संविधान के दायरे में ही कानून को बनाना है, संविधान के दायरे से बाहर अगर बनाया तो फिर वो खत्म। तो इसीलिए भारत में संविधान को सर्वोच्च माना गया है, संविधान सबसे ऊपर है भारत में संविधान। लेकिन संविधान है किसके लिए, पब्लिक के लिए, जनता के लिए। तो अल्टीमेट जनता सर्वोच्च हो गई, ताली बजा लो अपने लिए, खुशहाली मना लो। तो अल्टीमेट जो है जनता, भाई जनता को ही संचालित करने के लिए जनता द्वारा ही संचालित किया जाएगा। लोकतंत्र में तो यही बात ही कही कि लोकतंत्र क्या है, लोगों द्वारा लोगों के लिए, जनता पब्लिक द्वारा जो है। तो इस तरीके से जो है जनता के लिए ही संविधान को बनाया गया है, जनता ही नहीं होगा। अब जैसे एक चीज़ और बताते, जैसे जब हम आज़ाद हो गए तो संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, हम उनका संविधान क्यों लेकर चलेंगे? क्योंकि जब तक उनके संविधान से 1935 के अधिनियम से हम शासन कर रहे थे
तब तक हम क्या कहलाए? अधिराज्य। तब तक हम क्या कहलाए? अधिराज्य कहलाए। जब तक हमारा अपना खुद का संविधान नहीं होगा, हमारी क्या पहचान होगी कि हम जो है अपने संविधान। तो संविधान को लागू कहाँ करना है? तो उसके लिए एक क्षेत्र चाहिए कि नहीं चाहिए? उसके लिए एक क्षेत्र चाहिए, और क्षेत्र में कौन चाहिए? लोग चाहिए। क्षेत्र में कौन चाहिए? लोग, पब्लिक होंगे इस क्षेत्र में ना, तभी तो उनके लिए संविधान बनेगा। नहीं तो अभी जंगल में चले जाओ, संविधान बना दो, किस पे लागू करोगे भाई? कहोगे संविधान सर्वोच्च है, लो बनाए रहो संविधान सर्वोच्च। जंगल में शेरों का संविधान है, वहाँ पर जंगली संविधान है, अपना संविधान नहीं लगा सकते हो। तो संविधान के लिए एक क्षेत्र चाहिए और क्षेत्र में लोग चाहिए, ठीक है, लोगों के लिए। तो लोग, अल्टीमेट लोग सर्वोच्च हो गए कि नहीं? लेकिन लोग भी किसी संविधान का वायलेशन नहीं कर सकते हैं। संविधान ही सर्वोच्च है अल्टीमेट, क्योंकि संविधान जिस तरीके से धार्मिक ग्रंथ जो है हमारे क्या होते हैं? पवित्र होते हैं। इसी तरीके से किसी देश का संविधान पवित्र ग्रंथ होता है। तो भारत का पवित्र ग्रंथ क्या है? संविधान है। सब धर्म अपना अपना ग्रंथ पवित्र कह सकते हैं कि कुरान हमारे लिए पवित्र है, बाइबल हमारे लिए पवित्र है, गीता हमारे लिए पवित्र है, लेकिन सबके लिए पवित्र क्या है? संविधान। तो संविधान जो है भारत देश के लिए एक पवित्र ग्रंथ है और वो सर्वोच्च माना गया है। लोग जरूर जो है लोगों को संचालित करने के लिए, अगर ये संविधान नहीं बनाया जाता, एक इमेजिन करो अगर किसी देश का संविधान ही नहीं होता तो फिर मनमानी करते, ठीक है। पता चलता है जिसको मौका मिला उसी को धुन रहा है, जिसको जहाँ मौका मिला उसी को जो है उड़ा दे रहा है, गाड़ी से जा रहा है, कहीं पता चला न दाएं देख रहे हैं न बाएं देख रहे हैं, और ऑफिस में जाने का कोई कार्यालय ही समय ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो है संविधान जरूरी था, इसीलिए संविधान को जो है अस्तित्व में लाया गया और ये अमली जामा पहनाते हैं। और जो ये कानून नियम होते हैं वो व्यक्ति के सार्वजनिक जीवन को प्रभावित करते हैं, निजी जीवन को नहीं। कानून किस पे लागू होता है? व्यक्ति के सार्वजनिक जीवन पर। अब कानून ये थोड़े नहीं कहेगा तुम 4 बजे सुबह उठ जाओ, तुम जो है रात को 10 बजे जल्दी सो जाओ। हाँ, ये जरूर लोग बताते हैं कि जल्दी सोओगे, जल्दी उठोगे तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कानून में नहीं लिखा है कहीं पे कि जल्दी सो जाओ, लेकिन तुम्हारा दिनचर्या प्रभावित होगा। कानून मतलब नियम ये बनाया गया है कि स्कूल का टाइम जो है 9 बजे से होगा, 8 बजे से होगा, तो स्कूल सही टाइम पर नहीं सही टाइम पर आएंगे तो रेट खिंच जाएगी, रेट खिंच जाएगी तो सैलरी पे असर पड़ेगा, सैलरी पे असर पड़ेगा तो परिवार पे असर पड़ेगा, परिवार पे असर पड़ेगा तो डांट पड़ेगी बच्चों की। तो इसलिए निजी जीवन प्रभावित होता है। संविधान से निजी मतलब जो नियम कानून हैं वो हमारे पब्लिक लाइफ में है, सार्वजनिक जीवन पे लागू होते हैं, लेकिन निजी जीवन पर नहीं लागू होते हैं। लेकिन निजी जीवन हमारा प्रभावित जरूर होता है, नियम कानून के लागू होने से निजी जीवन प्रभावित होता है। अब सरकारी व्यक्ति नहीं होते तो अपना सो रहे होते तान करके सर्दियों में, कौन ज़रूरत था सुबह जल्दी उठ करके 5 बजे उठ करके और तैयार होकर के 7 बजे 8 बजे स्कूल पहुंचने का। अब पार्क में चले जाओ कहीं पर तो सार्वजनिक प्लेस है, पब्लिक प्लेस है, तो उसके लिए नियम कानून है कि नहीं है? वहाँ पर जा करके आप जो है मनमानी नहीं कर सकते हो, उसके लिए कई नियम कानून बने हैं। लेकिन अपने घर के अंदर चाहे आप जो है बीड़ी पियो, सिगरेट पियो, कोई दिक्कत नहीं है, घर के अंदर बंद करके। पब्लिक प्लेस में करोगे तो जुर्माना भरना पड़ेगा, जेल और हो सकती है। तो पब्लिक ये नियम कानून जो होते हैं सार्वजनिक जीवन में होते हैं, हमारे सार्वजनिक जीवन को प्रभावित करते हैं डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से। अब ये नियम कानून बना दिया, राज्यों ने अपना बना दिया, केंद्र ने अपना बना दिया, स्थानीय स्वशासन अपना बना रहे हैं। अब इनको लागू कौन करेगा? तो लागू करने वाली बॉडी कहलाती है कार्यपालिका। क्या कहलाती है? कार्यपालिका। एग्जीक्यूटिव, ये है लेजिस्लेचर, ये है एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो कार्यपालिका जो है वो क्या करती है? कानून को लागू करवाती है धरातल पर। अब कार्यपालिका में जो है 2 तरीके के लोग होते हैं, एक सिलेक्टेड होते हैं, एक इलेक्टेड होते हैं। पहले हम इलेक्टेड की बात करेंगे। कार्यपालिका में 2 तरीके के लोग होते हैं। एक होता है इलेक्टेड, यही बहुत पावरफुल होता है भैया, इलेक्टेड वाला। जो हम कहते हैं ना सरकार, शासक कहते हैं, नहीं सरकार और शासक, अभी क्लियर हो जाएगा। ये इलेक्टेड व्यक्ति होते हैं भैया, ये शासक होते हैं। ये क्या होते हैं? शासक होते हैं, सरकार होते हैं। ये क्या है? शासक हैं, सरकार हैं। और कहाँ से आए हैं? इसी विधायिका में से आए हैं। कहाँ से आए हैं?
इसी विधायिका में से आए हैं जिसको हमने चुन करके भेजा था, वोट दे करके चुन करके भेजा था। अब जो बहुमत में होगा वो शासक बन जाएगा, वो सरकार सत्ता में आ जाएगा। जो पार्टी बहुमत में होगी वो सत्ता में आ जाएगी और वो फिर क्या करेगी, कानून को लागू करवाने का काम करेगी, कानून को धरातल पर लागू। लेकिन खुद थोड़े नहीं जाकर लागू करवाएगी, उसके लिए उसने एक सिलेक्टेड बॉडी बना रखी है। उसने क्या बना रखी है, सिलेक्टेड बॉडी बना रखी है, सिलेक्टेड बॉडी, ठीक, जो दो प्रकार से होंगे, प्रशासकीय और गैर प्रशासकीय। जो प्रशासकीय होंगे और अप्रशासकीय होंगे, ठीक है। जो अब ये मुख्य रूप से प्रशासन का काम जो होता है क्या, कानूनों को लागू करवाना। प्रशासन, ये प्रशासन कहलाता है। जैसे IAS अधिकारी है, ये क्या है, इलेक्ट होकर थोड़े नहीं गए, तो सेलेक्ट होकर गए है ना। इसके लिए जो है प्रक्रिया है, भर्ती प्रक्रिया है, जो है सीटें वैकेंसी आती हैं, लोग तैयारी करते हैं, परीक्षा देते हैं, भर्ती हो जाते हैं। अब ये जो है, जो यहाँ पर कानून लागू करवाना है वो किनके माध्यम से, इन लोगों के माध्यम से लागू कराया जाएगा। तो ये होते हैं सिलेक्टेड लोग। ये क्या होते हैं, सेलेक्ट, इनका सिलेक्शन होता है, ये परीक्षा देकर पास करके जाते हैं। तो IAS से लेकर के पटवारी तक का इनका एक जो है पूरा हायरार्की होती है। पटवारी जो सबसे नीचे स्तर का प्रशासक होता है और एक IAS अधिकारी जो सबसे ऊंचे स्तर का प्रशासक होता है। तो यहाँ से लेकर के ये सब क्या होते हैं, प्रशासनिक अमले होते हैं। तो शासन और प्रशासन में अंतर समझ में आया। शासन में शासक हो गया, प्रशासन में सिलेक्टेड बॉडी हो गई। शासक कौन हो गए, इलेक्टेड बॉडी, जो हमने इलेक्ट किया था, उनमें से जो बहुमत में थे उन्होंने क्या बनाया, अपनी सरकार बनाई, अपनी जो है शासन व्यवस्था बनाई। क्यों बनाई, संविधान के अनुसार उनको क्या करना है, शासन करना है। संविधान के अनुसार उन्हें शासन करना है, किसके माध्यम से, इलेक्टेड लोगों के, सेलेक्टेड लोगों के माध्यम से। अब सेलेक्टेड में IAS अधिकारी से लेकर के पटवारी तक। अब ऐसे काम थोड़े नहीं बनेगा, इसके अलावा कुछ अप्रशासकीय व्यक्ति भी होते हैं, अप्रशासकीय जो है संस्थाएं भी होती हैं, जैसे मास्टर साहब, ठीक। आप बगैर मास्टर साहब के बना लो संविधान, नहीं बना सकते हो, बगैर मास्टर साहब के कुछ नहीं हो सकता है। एक शिक्षक ही जो है राष्ट्र का निर्माता होता है। तो ये इनका सबका कार्य क्या है, अप्रशासकीय कार्य है, यानी प्रशासनिक कार्य नहीं है, लेकिन ये जो है अपने स्तर से जो है व्यवस्था पूरी जो है संविधान के अनुसार व्यवस्था संचालित करते हैं। संविधान में एक व्यवस्था ये भी की गई है, सबको शिक्षा का अधिकार, सबको शिक्षा का अधिकार। बगैर मास्टर के हो पाएगा शिक्षा का अधिकार? संविधान में बातें लिखी हुई है, उसके अनुसार जो है गुरुजी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। और एक इंजीनियर पुल बना रहा है, एक इंजीनियर घर का नक्शा बना रहा है, एक डॉक्टर जो मरीजों का इलाज कर रहा है, रोगियों को ठीक कर रहा है, देश को स्वस्थ कर रहा है ना। तो ये सब इनका सबका भी जो है इसमें योगदान है, इसमें संविधान में दिए गए इन जो है कार्यपालिका के ये भी एक अभिन्न हिस्से हैं। कार्यपालिका के ये भी एक क्या है, अभिन्न हिस्से हैं। शिक्षक, इंजीनियर, डॉक्टर, जो भी जितने भी आप सोच लो। तो ये इसमें प्रशासनिक और अप्रशासनिक दोनों प्रकार के लोग जो सिलेक्टेड बॉडी है इसमें आते हैं, जो अपने देश के जो है शासन सत्ता को संचालित करने में पूरी तरीके से मदद करते हैं। ठीक, तो ये बात हो गई हमारी जो है कार्यपालिका की। ठीक, अब न्यायपालिका आती है। न्यायपालिका बैठी हुई है टुकटुकी लगा करके, देख रही है भैया कि जो कानून बनाया है इन लोगों ने, विधायिका ने, और ये लागू करवा रहे हैं कार्यपालिका वाले, क्या सही ढंग से लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई कानून ही गलत बना दिया। तो ये क्या करते हैं, ये जो है कानून जो बनाया है उसकी व्याख्या करते हैं। जो कानून बनाया गया है, कानून है, संविधान है, समय समय पर संविधान का भी ये व्याख्या करते रहते हैं। कोई मौका ऐसा पड़ेगा, कोई ऐसा मुद्दा आ जाएगा, मान लो किसी ने कोई ऐसा मुद्दा कोर्ट में ठोक दिया, अब उसमें ज़रूरत पड़ गई संविधान को खंगाल लेगी, तो पूरा संविधान वहाँ के जज बैठकर खंगालते हैं, देखते हैं कि अरे तो नई तरीके से इसमें बात करनी होगी। अब जैसे नई नई चीज़ें जुड़ती चली जा रही हैं, अब जोड़ दिया गया है कि जो है इंटरनेट भी हमारा अधिकार हो गया है। अब इंटरनेट भी घर घर पहुंचाना है भैया, उनका भी वो भी अधिकार, जैसे शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया ऐसे इंटरनेट भी अधिकार कर दिया गया है। तो नई नई चीज़ें जुड़ती चली जा रही हैं, लेकिन है सब संविधान के दायरे में ही।
रहेंगी सब संविधान के दायरे में ही। तो यहाँ पर ये जो है न्यायपालिका क्या करती है, संविधान की व्याख्या करती है, समय समय पर बनाए गए कानूनों को देखती है कि कोई कानून संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रही है, तो ये सारी चीज़ें करती है। इसके अलावा दूसरा कार्य न्यायपालिका क्या करती है कि जो कानून लागू करा रही है क्या उसका कोई आदमी उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, या कोई राज्य उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। राज्य भी ऐसा नहीं कि कानून केवल आदमियों के लिए है, राज्यों के लिए भी होता है भाई, कोई राज्य भी तो कानून का उल्लंघन कर सकती है, तो उसको भी देखती है कौन, न्यायपालिका। तो न्यायपालिका उनके लिए दंड रखती है, क्या दंड देती है। तो अगर कानून का उल्लंघन करोगे तो दंड भुगतना पड़ेगा। तो दंड का प्रावधान किया है न्यायपालिका ने। सिर्फ दंड ही नहीं देती है, वो व्याख्या भी करती है संविधान का, संविधान की व्याख्या करेगी और जो है समय समय पर मतलब जो कानून जो होते हैं उन कानूनों को चेक करती है कि कहीं ऐसा तो नहीं संविधान का वायलेशन कर रही है ये कानून, तो उस चीज़ को भी चेक करती है। इसके अलावा जो है क्या सज़ा का भी प्रावधान किया गया है कि जो व्यक्ति कानून के अनुसार नहीं चलेगा उसको जो है दंडित किया जाएगा। अब ये तो सब अलग अलग, इनके सबके अलग अलग बॉडी हैं राज्य में और केंद्र में, स्थानीय स्तर पर, लेकिन न्यायपालिका को एकीकृत बनाया गया है। अब न्यायपालिका अगर एकीकृत नहीं होती, बिखरी हुई होती कि राज्य का अलग न्याय रहेगा, केंद्र का अलग न्याय रहेगा, तो सब अपने अपने हिसाब से न्याय चलाते, कहते भाई हम अपने यहाँ जो है मतलब उत्तर प्रदेश तानाशाह देश राज्य हो जाता, हम कहते हैं हम छोटी बात के लिए मृत्युदंड देंगे, छोटी छोटी बातों के लिए अपराधियों को पकड़ के और मृत्युदंड देते रहेंगे। तो ऐसा नहीं चलेगा, अगर ऐसा करोगे तो ऊपर बैठा है सुप्रीम कोर्ट, तो इसीलिए इसको एकीकृत बनाया गया है। ये आप त्रिभुज से समझ सकते हो। सबसे ऊपर कौन बैठा है, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एस से लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट। तो इसको कई स्तर में बांटा गया है, ना कि ये जो है कई अलग अलग जो है इसके वो हैं क्या नाम, शक्तियों का विभाजन यहाँ नहीं किया गया है। इनमें शक्तियों का विभाजन किया गया है, राज्य में, केंद्र में, स्थानीय स्तर पे पावर्स को बांट दिया गया है, ठीक। लेकिन न्यायपालिका में ऐसा नहीं किया गया है, पावर्स को बांटा नहीं गया है, बल्कि मतलब देश बड़ा है तो केवल एक जो है सुप्रीम कोर्ट सबको नहीं संभाल सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के अलावा जो है यहाँ पर इसके कई स्तर देखने को मिलते हैं। सुप्रीम कोर्ट होगा, राज्यों में अपने क्या होंगे, हाई कोर्ट होंगे, राज्यों में अपने हाई कोर्ट होंगे। जिलों में जो है जिला सत्र न्यायालय होगा, जिला एवं सत्र न्यायालय होगा जिलों में, जस्टिस जिला एंड सत्र न्यायालय जिसको सेशन कोर्ट बोलते हैं, ठीक। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, सत्र न्यायालय, जिला एवं हर जिले में एक होगा जिला एवं सत्र न्यायालय, ठीक। और इसके अलावा जिलों में कई मुंसिफ न्यायालय होते हैं, तहसील स्तर पे कई क्या होते हैं, मुंसिफ न्यायालय होते हैं। और ग्रामीण स्तर पे होते हैं न्याय पंचायत, ग्रामीण स्तर पे क्या होते हैं, न्याय पंचायत, ठीक। तो इस तरीके से ये हायरार्की बनाई गई है न्यायालय की। न्याय पंचायत, मुंसिफ न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ से अगर आप जो है मुंसिफ न्यायालय से हारते हो तो जिला सत्र न्यायालय जाओ, वहाँ से अगर मुकदमा आप हारते हो हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट से भी हार जाते हो तो सुप्रीम कोर्ट जाओ, ठीक। तो इस तरीके से ये जो है व्यवस्था बनाई गई है, एक हायरार्की में इस व्यवस्था को बनाई गई है, लेकिन इनके पावर्स अलग अलग नहीं है। यहाँ पर सर्वोच्च कौन है, सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च सत्ता क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। तो ये न्यायपालिका का कार्य होगा। अब भैया एक चश्मा लगाकर बैठा हुआ मीडिया, ये जो है कैमरा लेकर बैठा हुआ है, ये क्या है, कैमरा लेकर के बैठा हुआ है कि बेटा तीनों लोग जो है विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों क्या कर रहे हो हम जनता तक पहुंचाएंगे, बताएंगे। तीनों लोग क्या कर रहे हो हम कहाँ पहुंचाएंगे, जनता तक। तो मीडिया का काम क्या है, मीडिएटर का काम करना, जनता और शासक प्रशासक इनके बीच में योजक का काम करना। लड़ाई लगवाना बता रही है हाँ, लड़ाई कुछ मायने में कह सकते हो। तो मीडिया का काम क्या है कि दोनों के बीच संयोजक की कड़ी है। किनके बीच में, ये एक तरफ तो विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका बैठी हुई है और एक तरफ हमारी देश की जनता बैठी हुई है, 140 करोड़ की जनता बैठी हुई है। भाई इसमें तो गिने चुने लोग हैं खाली ना, तो 140 करोड़ की जनता तक बातों को कौन पहुंचा रहा है, मीडिया। अब मीडिया भी 3 प्रकार की मीडिया होती हैं। एक लिखित मीडिया, पेपर सेपर, अखबार, न्यूज़पेपर, ये सब क्या है, लिखित मीडिया, प्रिंट मीडिया जिसको कहते हो, ठीक। और एक क्या है, सुनी सुनाई मीडिया नारद मुनि वाली तो यहाँ से वहाँ बात फैला रहे हैं ना, वो भी तो मीडिया वाली बात हो गई बात। और एक क्या है, दृश्य मीडिया, टीवी वगैरह, टीवी हो गया, सिनेमा हो गया, ये सब भी तो मीडिया के भाग हैं, ठीक।
उसी में जो है आपका अब इंटरनेट आ जाता है। इंटरनेट में जो है सारी चीज़ें आ जाएंगी। भाई अफवाहें तुरंत उड़ती हैं, किसी ने यहाँ से सुनी हुई बात जो है उल्टी सीधी जो है टाइप की और बोली और धड़ से मारा नेट पे, 10 जगह जो है पहुँच गया, 10 से वो 10 लोगों को उसने भेजा, उस 10 ने उस 10 को भेजा, हज़ारों की संख्या में 1 मिनट के अंदर वायरल। और गलत चीज़ें फटाक से पहुँच जाती हैं, सही चीज़ें पहुँचती नहीं जल्दी। अफवाहें बहुत तेज़ी से फैलती हैं। ये मीडिया का, तो मीडिया का यही काम है जो है इन पर नज़र रखना, अब ये कभी कभी जो है अगर ये ना हो, वास्तव में चौथा पिलर इसीलिए कहा गया है, मीडिया को जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है। अगर मीडिया ना हो तो फिर इनकी बात, जैसे चीन है, चीन में मीडिया का गला घोंटा जाता है। वहाँ पर जो है चीन का राष्ट्रपति जो कुछ भी करेगा उसकी बातें जो है मीडिया छाप ही नहीं सकती है, सब पता है। हम लोगों को आज तक नहीं पता चल पाया कि चीन क्या कर रहा है, कैसे उसकी जो है नियम कानून है, क्योंकि उसकी मीडिया वहाँ की बातें छापती नहीं, मीडिया में जाती नहीं बातें। तो मीडिया को जो है प्रतिबंधित करके रखा गया है। जैसे भारत में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, ऐसे आज नहीं आ सकता है प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऐसे नहीं आ सकता है, क्योंकि हम आज़ाद भारत में जी रहे हैं। तो लेकिन ये बात अलग है कि इन सब पर जो सरकार होती है उसका कहीं ना कहीं दबाव रहता है, वर्चस्व रहता है। तो आप अखबार उठा के देखते होंगे तो उसमें ज़्यादातर बातें सरकार की पक्ष की छापी जाती हैं। ये निष्पक्ष मीडिया की बात नहीं हुई। निष्पक्ष मीडिया वही होती है जो है बुराई भी छापे और उसकी अच्छाइयों को भी छापे, दोनों चीज़ों को छापे। सिर्फ अच्छाई छाप रहे हो तो बात नहीं बनेगी। इसीलिए आज के समय में एक जो है चलचित्र उभर करके आया है यूट्यूब के नाम से, उसमें बहुत सारे ऐसे निष्पक्ष लोग हैं जो अपना बयान देते रहते हैं, चाहे सरकार का हो चाहे जो है विपक्ष का हो, खुल करके बोलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बोलने की आज़ादी है, तो खुल करके बोलते हैं। ठीक, तो इस तरीके से जो है मीडिया का काम है। जैसे अभी मीडिया ने क्या किया, बीच में एक किसान जो है कृषि कानून आया था। अब कृषि कानून को ये पास करवा देते और लागू करवा देते, मीडिया में छपता नहीं, अखबारों में छपता नहीं, कहीं गजेट नहीं होता, तो हम लोग पता नहीं चलता किसानों को। अब किसानों को पता चल गया, किसान लेके लाठी डंडा सड़क पे और जय बोले चल दिए आंदोलन करने। तो कृषि कानून सारे वापस हुए कि नहीं हुए? कृषि कानून वापस लेनी पड़ी सर, जो है विधायिका के माध्यम से जो है विधायिका ने बनाया कानून, वापस करना पड़ा कानून को। तो कुल मिलाकर के मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है, एक अहम रोल है, इसीलिए मीडिया को कहा गया है चौथा पिलर। तो इस तरीके से ये सारा जो है राज्य व्यवस्था का खेल था, संविधान। तो हम लोग जो है यहाँ पर ये बेसिक बातें हम लोगों ने सीखी समझी कि किस तरीके से जो है हम लोगों को राज्य व्यवस्था को और संविधान को मोस्टली पढ़ना है। सारी बातें संविधान में हैं, उनको हमको इस तरीके से पढ़ना रहेगा।